हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इस्माइल विद एजुकान, जिसमें हम चैप्टर 3 मुद्रा एवं साख को लेकर आ चुके हैं। मुद्रा एवं साख ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र क्लास 10 का चैप्टर है। इसको हम 2 ही वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बिना किसी इंतजार के सीधा अपने चैप्टर पर चलते हैं। देखिए अध्याय 3 मुद्रा एवं साख। मुद्रा को बोलते हैं बेटा करेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? करेंसी। तो हम करेंसी की बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, वस्तु विनिमय प्रणाली, इस शब्द को समझने से पहले आप प्राचीन काल में जाइए कि जब मुद्रा नहीं थी तब क्या होता था। उससे पहले वस्तुओं का विनिमय यानी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। मुझे गेहूं की ज़रूरत है, किसी को जूते की ज़रूरत है, तो जूते की ज़रूरत वाले को मैंने गेहूं दे दिए, और मुझे जूते की ज़रूरत थी, उसने मुझे जूते दे दिए, है ना। यानी एक दूसरे को वस्तुओं का आदान प्रदान करके हम अपना काम चलाते थे। तो इस प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का लेन देन होता था। अब अगला पॉइंट है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। विनिमय, ये बेटा विनियम नहीं है, विनिमय। विनिमय में दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। दोहरा संयोग किसे कहते हैं बेटा? यानी जब लेने वाला यानी जिसको ज़रूरत है वो और जो दे रहा है वो, उन दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, वो दोहरा संयोग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है बेटा श्याम। राम को जूते की ज़रूरत है और श्याम को बेटा गेहूं की ज़रूरत है। अगर ये दोनों एक दूसरे को सामान दे करके अपनी चीज़ों की पूर्ति कर लेते हैं, ये दोहरा संयोग कहलाता है। अगला है बेटा विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। यानी मुद्रा मध्यस्थता बोलते हैं बेटा बिचौलिया। यानी जैसे राम और श्याम, ठीक है, दोनों को सामान लेना है तो या पहले तो वस्तु था, लेकिन जब मुद्रा का चलन हो गया तो मुद्रा किसका काम कर रही है? मध्यस्थता का। नहीं समझ में आया? आप दुकान पर जाकर सामान खरीदते तो दुकानदार और आपके बीच में सामान देने लेने का, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का काम कौन करता है बेटा? मुद्रा करवाती है। तो मुद्रा किसका काम करती है? मध्यस्थता का, मिडिलमैन का। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। मतलब मान्य कौन करता है? देश की सरकार, जैसे भारत की है आरबीआई। मुद्रा के प्रयोग ने एक प्रकार की चीज़ें खरीदने और बेचने में किया जाता है। मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने में किया जाता है, जैसे वकील से परामर्श, डॉक्टर से सलाह लेने के लिए। मुद्रा की सहायता से कोई भी अपनी चीज़ें बेच भी सकता है और हम एक दूसरी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। यानी मुद्रा हमारे वस्तुओं के लेन देन, खरीदने बेचने दोनों में काम आता है। इसी प्रकार में मुद्रा से सेवाओं का भी लेन देन कर सकते हैं। मुद्रा में भुगतान करने में बड़ी आसानी रहती है। पहले दिक्कत थी, प्राचीन काल में ज़रूरी नहीं है कि मुझे गेहूं की ज़रूरत है, भैया मुझे तो गेहूं नहीं चाहिए, मुझे बाजरा चाहिए, तब मैं तो ये जूते दूंगा। तो ये चीज़ें हैं, कपड़े तभी दूंगा। मुद्राएं बढ़िया है, मुद्रा दीजिए, अपनी ज़रूरत का सामान लीजिए। लोग बैंकों में अतिरिक्त नकद अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। खातों में जमा धन की मांग जरिए निकाला जा सकता है, जिसे मांग जमा कहते हैं। तो बेटा मांग जमा किसे कहा जाता है या कहा नहीं है बेटा? किसे मांग जमा कहा जाता है? यानी जब कोई व्यक्ति बैंक में अपना पैसा जमा करता है और जमा किए हुए पैसे को अपनी ज़रूरत के अनुसार डिमांड करता है, मांग करता है। तो जमा करना और मांग के अनुसार पैसे को निकाल करके 2 शब्दों से मिलकर बना है मांग जमा। कौन सा शब्द बना है बेटा? मांग जमा। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। चेक के बारे में आप सभी जानते हैं। चेक मतलब जिसके नाम से चेक है, जैसे मेरा ना खाता है तो मेरा चेक बुक होगी, उस पर मेरा खाता संख्या होगा, मेरे साइन करते ही जिसको मुझे भुगतान करना है उस व्यक्ति का मैं नाम अंकित कर दूंगा, तो मेरे खाते से उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है, सुलभ तरीका है जो आजकल यूज़ किया जाता है। अगला है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। यानी बैंक से अगर आपको पैसा लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं क्या तरीका है कि भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा अपने पास रखते हैं। इसमें किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। यानी 100% में से 15% पैसा बैंक अपने पास रखता है कि पता नहीं जमा करने वाले को कब जरूरत पड़ जाए। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। यानी जो बैंक 85% पैसा ब्याज पर उठाता है वो स्कीम के तहत सब पर अलग अलग ब्याज है
और मिलने वाली ब्याज ही बैंक की आय है जिससे उनका खर्चा चलता है। अब आता है ऋण की शर्तें, यानी अगर आपको लोन लेना है बैंक से, इसे औपचारिक क्षेत्र कहते हैं, तो उसके लिए क्या है? एक तो ब्याज की दर, समर्थक ऋण आधार। समर्थक ऋण आधार को समझने के लिए ऐसे समझिए, यानी ऋण आधार बोलते हैं बेटा गिरवी रखने वाली चीज़। यानी अगर आप पैसा ले रहे हैं 1 लाख का, तो आपके गिरवी रखने वाली जो डिमांड करती है बैंक, तो जिस चीज़ को आप गिरवी रख रहे हैं उसकी कीमत लगभग उसके बराबर होनी चाहिए, ये कहलाता है ऋण आधार। आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीके, क्या हफ्ते में देंगे, महीने में देंगे, साल में चुकाएंगे, किस्तों में। विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। अगला है बेटा भारत में औपचारिक क्षेत्रक में शाख। औपचारिक क्षेत्रक में बेटा बैंक आते हैं, सहकारी समिति आती हैं, तो बैंक और सहकारी समितियों से लिए गए कर्ज औपचारिक क्षेत्रक के ऋण कहलाते हैं। अभी बताया था मैंने, वही है। अब आता है बेटा जो नोट छापती है करेंसी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। तो केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी और नोट जारी करती है भारतीय रिजर्व बैंक, नंबर 1 काम। और यह देखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है या नहीं, यानी उसने 15% पैसा अपने पास रखा है या नहीं। समय समय पर बैंकों से यह जानकारी लेता है कि कितना और किन को किस ब्याज पर ऋण दे रहा है, यानी आरबीआई ये भी चेक करता है कि ये बैंक कितने % पर किस किस को ब्याज दर पर पैसा उठा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं धनी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हो, गरीबों को मिल पा रहा है कि नहीं। औपचारिक क्षेत्रक में शाख, साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। अनौपचारिक की बात कर रहा है। तो अनौपचारिक में क्या होता है बेटा, आपका कोई पड़ोसी हुआ, व्यापारी हुआ, रिश्तेदार हुए, दोस्त हुआ, उससे आपने पैसा ले लिया। अब ऋण देने वालों की गतिविधियों को देखने के लिए कोई संस्था तो है नहीं कि भाई वो नाजायज़ तरीके से पैसा दे रहा है, ब्याज नाजायज़ तरीके से चला रहा है आपके ऊपर, मन किया जब पैसा मांग रहा है, तो ये दिक्कतें होती है अनौपचारिक में। तो ऋणदाता ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं, यानी सीधी सीधी बात है, उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो अपनी मन मर्जी देंगे, इतने ब्याज पे पैसा है 5 रुपये पर, नाजायज़ तरीक़ों से अपना ऋण वापस ले लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अनौपचारिक से वैसे लेने में दिक्कत भी है, फ़ायदा भी है। दैनिक जीवन में मुद्रा विनिमय का माध्यम। वर्तमान में मुद्रा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पैसा तो सबसे बड़ा हिस्सा ही है, भगवान तो नहीं लेकिन उससे कम नहीं। आज मुद्रा के बदले सिर्फ वस्तु ही नहीं बल्कि सेवाएं प्रदान की जा रही है। इंटरनेट सेवा भी है, डॉक्टर है। वर्तमान में विनिमय का माध्यम मुद्रा है, इसलिए जिस व्यक्ति के पास मुद्रा होगी वही वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रयोग कर सकता है, वस्तुओं को खरीद सकता है। आज हर कोई अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुद्रा पर निर्भर है। अगर एक फल बेचने वाले को आटा खरीदना है तो उसे फल बेचकर मुद्रा प्राप्त करनी होगी, तभी वह उन पैसों से आटा खरीद पाएगा। वर्तमान में वस्तु विनिमय अपनी कठिनाइयों के कारण ग्रामीण इलाकों में समाप्ति के कगार पर है, क्योंकि वस्तु विनिमय में मैंने बताया था परेशानी आती है कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, और दोनों की एक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उस स्थिति में तो दिक्कत आएगी ना। अधिकतर इलाकों में मुद्रा के बदले ही वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होता है, जो पहले बताया था दोहरा सहयोग। वस्तु विनिमय में दोनों राजी होने चाहिए। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को समाप्त करती है। इसमें कोई दोहरे सहयोग की जरूरत नहीं है, पैसा दे रहा हूँ चीज़ लूँगा भाई साहब। मुद्रा विनिमय का एक सरल माध्यम है। इसमें किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए वस्तु विनिमय जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी कोई दिक्कत नहीं आती कि आप दुकान पर गए, आपने तो पैसा दिया, जो चाहिए वो ले सकते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय में उस जिस पे से आप सामान ले रहे हैं उसकी भी आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। अब मुद्रा के आधुनिक 2 रूप। तो पहले मुद्रा के आधुनिक 2 रूप निम्नलिखित हैं, तो हम रूपों को पढ़ते हैं बेटा। जिसमें पहला है करेंसी। इसमें कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसको मैं लिखता हुआ चलूँगा। तो चांदी के सिक्कों, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये लिख रहा है चांदी के सिक्कों का, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, दोबारा सुनिए। चांदी के सिक्कों का उपयोग पिछली सदी तक किया गया, यानी चांदी के सिक्कों का उपयोग पिछली सदी तक किया गया। ध्यान से देखिएगा, मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। सिक्कों के चलन से पहले अनाज एवं पशु का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, यानी जब पैसा नहीं था, करेंसी नहीं थी, उससे पहले लोग अनाज या
पशुओं का आदान प्रदान करते थे, तब अपनी पूरी करते थे ज़रूरतों को। उसके बाद से कागज़ के नोट एवं सिक्के शामिल हुए एवं वस्तु विनिमय के लिए मुद्रा के रूप में करेंसी, यानी जो आज हम बोलते हैं करेंसी, उसका प्रयोग किया जाने लगा। आपको पूरा सारांश दे देता हूँ, इसमें कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है कि आज से पहले जब मुद्रा नहीं थी तो चांदी के सिक्कों का उपयोग किया जाता था पिछली सदी में, और उससे भी पहले सोचे तो लोग अनाज और पशुओं के आदान प्रदान से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। बाद में सिक्कों का चलन शुरू हुआ, कागज़ के नोट बने, तब जाकर ये करेंसी शुरू हुई। तो आधुनिक मुद्रा को विनिमय का माध्यम इसलिए बनाया गया क्योंकि देश की सरकार इसे अधिकार देती है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट जारी करता है सरकार की तरफ से। भारत में किसी व्यक्ति या समूह द्वारा मुद्रा जारी करना कानूनन अपराध है, यानी आरबीआई के अलावा अगर कोई भी मुद्रा जारी करता है तो वो कानूनन अपराध है, नकली माना जाएगा, फर्जी माना जाएगा। किसी वस्तु के बदले में रुपयों का भुगतान करना आवश्यक है, इसलिए व्यापार के लिए रुपया को विनिमय का माध्यम माना जाता है। रुपया भारत की करेंसी के रूप में रुपया ही तो माना जाता है बेटा। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसी आशा के साथ स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।